आज बेटा फ्रिक्शन का जो पार्ट था दूसरा जो छूटा हुआ था वो आज कराया जा रहा है। आज का हमारा टॉपिक पहले है सीमांत घर्षण के नियम, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। पहले सीमांत घर्षण जान लीजिए। जैसे हमने बताया था किसी बॉडी पर कोई ब्लॉक है, वो किसी सरफेस पर रखा हुआ है और उस पर हम धक्का लगाते हैं, उसको फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें मूवमेंट शुरू हो जाता है। लेकिन इतना फोर्स लगाएं कि उस ब्लॉक में मूवमेंट शुरू न होने पाए और एक पर्टिकुलर फोर्स के बाद उसमें मूवमेंट शुरू हो जाए, तो वो जो मैक्सिमम वैल्यू है अप्लाइड फोर्स की, जिसको हम लोग बोलते हैं जो स्टैटिक फ्रिक्शन है मैक्सिमम, उसी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को, स्थैतिक घर्षण को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी सीमांत घर्षण। ठीक है, बता दें जैसे मान लीजिए ब्लॉक है और ये किसी सरफेस पे रखा था, ठीक है, इसको चलाने के लिए 30 न्यूटन, इसमें मूवमेंट प्रोड्यूस करने के लिए 30 न्यूटन फोर्स चाहिए। ये मैक्सिमम फोर्स है, इससे अगर कम फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसमें मूवमेंट शुरू नहीं होगा। तो इस मैक्सिमम फोर्स को जो इसमें मूवमेंट स्टार्ट कराएगा उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। और ये मैक्सिमम फोर्स जो है एक्चुअली मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, मतलब स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान है और यही अधिकतम मान कहलाता है सीमांत घर्षण लिमिटिंग फ्रिक्शन। सीमांत घर्षण के नियम क्या है? पहला नियम है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो जो संपर्क क्षेत्रफल है उस पर डिपेंड नहीं करता है, एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे अगर मान लीजिए ये सरफेस है, ये सरफेस है, अगर इनमें मूवमेंट होता है तो यहां पर जो मूवमेंट शुरू होगा वो इस सरफेस के कांटेक्ट एरिया पर डिपेंड नहीं करेगा। यानी अगर थोड़ा सा भी एरिया कांटेक्ट में तब भी उसको उतना ही फ्रिक्शन चाहिए और ज्यादा एरिया कांटेक्ट में तो भी उसको उतना ही फ्रिक्शन चाहिए। तो यहां पर एरिया ऑफ कांटेक्ट इंडिपेंडेंट है ये फ्रिक्शन फोर्स। दूसरी बात है कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो नेचर पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ कांटेक्ट सरफेस। कैसी सरफेस है जो कांटेक्ट में रखी गई है या जिनके बीच में मोशन शुरू की जानी है। जैसे वो सरफेस गीली है, वेट है, सूखी है, ड्राई है, स्मूथ है, चिकनी है, या फिर खुरदुरी है, रफ है, किस तरह की सरफेस है इस पर डिपेंड करता है फ्रिक्शन फोर्स। एक और अगली बात है कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो नॉर्मल रिएक्शन पर भी डिपेंड करता है, अभिलंब प्रतिक्रिया पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, अभिलंब प्रतिक्रिया पर मतलब Fs जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू R, वेयर R स्टैंड फॉर mg, R बराबर mg। अगला देखिए यहां पर एक ग्राफ प्लॉट किया गया है जो अप्लाइड फोर्स यानी स्मॉल f और घर्षण बल यानी Fs के बीच में ड्रा किया गया है। इसमें क्या बताया गया है ध्यान से देखिए कि शुरुआत में जैसे जैसे हम F को बढ़ाते हैं, अप्लाइड फोर्स बॉडी पे बढ़ाते हैं, वैसे ही Fs की वैल्यू बढ़ती जाती है लीनियरली। मतलब ये जो O से A का रीजन है जो हमारे पास एक ग्राफ प्लॉट हुआ है O टू A वाला, ये एक्चुअली स्टैटिक फ्रिक्शन की बात बता रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब होता है स्थैतिक घर्षण। यहां पर क्या है, जैसे जैसे हम बल बढ़ा रहे हैं, यहां पर अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहे हैं, वैसे ही Fs यानी घर्षण बल भी बढ़ रहा है और A पर जाके मैक्सिमम हो जा रहा है। A के बाद फिर देखिए ग्राफ में डिक्रीमेंट हुआ, गिरावट आई हुई है। तो ये जो A पॉइंट है आपका, जो पॉइंट A है, ये Fl को रिप्रेजेंट कर रहा है और Fl का मतलब है लिमिटिंग फ्रिक्शन, सीमांत घर्षण। ये सीमांत घर्षण की अवस्था है, सीमांत घर्षण की स्टेट है। लिमिटिंग फ्रिक्शन यहां पे चल रहा है इस पॉइंट पर। और इसके बाद अगर फिर से फोर्स बढ़ा लेते हैं, ठीक है, अगर फिर से अप्लाइड फोर्स बढ़ा लेते हैं तो फिर बॉडी में आता है Fk। Fk का मतलब हुआ जाकर ये काइनेटिक फ्रिक्शन। जो B पॉइंट हमारा है वो आपका है Fk मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन।
मतलब गतिक घर्षण। और गतिक घर्षण में अगर आप देखेंगे यहां पर तो अप्लाइड फोर्स इसके बाद चाहे जितना बढ़ा दीजिए आप, एक बार हमने बॉडी को मूवमेंट दे दिया, बॉडी में एक बार काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया तो बॉडी में चाहे जितना फोर्स अप्लाई करिए फिर काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बदलेगी नहीं। यानी बी ए के बाद जब बी पर आते हैं तो बीसी जो है पैरेलल लाइन जो है जा रही है, और ये पैरेलल लाइन यही बता रही है कि चाहे जितना फोर्स अप्लाई करिए आप फिर Fk के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो फिर सुन लीजिए कि जैसे हम बॉडी पर फोर्स बढ़ाते हैं वैसे वैसे Fs यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता है, और ये O से A द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। A पर मैक्सिमम हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो गई जो कि अप्लाइड फोर्स के बराबर है। A के बाद बॉडी चलना शुरू करती है। अभी मैंने बताया हुआ था आपको कि वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को ही हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो जो A पॉइंट है ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है, अधिकतम स्थैतिक घर्षण है, तो ये किसके करस्पॉन्डिंग होगा, आपका Fn के करस्पॉन्डिंग होगा, यानी सीमांत घर्षण के करस्पॉन्डिंग होगा। अब सीमांत घर्षण के बाद अगर आगे बल लगाया जाता है तो बॉडी में मूवमेंट शुरू हो जाता है। उस समय बॉडी में कौन सा फ्रिक्शन होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। तो ये बी पॉइंट जो है वो काइनेटिक फ्रिक्शन को शो करता है, प्रेजेंट करता है। और यहां पर बीसी लाइन पैरेलल आ रही है इस अप्लाइड फोर्स के, इसका ये मतलब है कि एक बार बॉडी में मूवमेंट शुरू हो गया, एक बार बॉडी में काइनेटिक फ्रिक्शन डेवलप हो गया, तो आप चाहे जितना फोर्स बढ़ाइए फिर काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बदलने वाली नहीं है। यानी जो मूवमेंट के बाद एक बार मूवमेंट आ गया बॉडी में, या एक बार बॉडी में काइनेटिक फ्रिक्शन डेवलप हो गया, तो मूवमेंट के बाद आफ्टर मूवमेंट शुरू होने के बाद बॉडी में जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगी दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स, वो आरोपित बल पर निर्भर नहीं करेगी। ये बहुत ही क्लियर सी बात है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। जब साइकिलिंग करी जा रही होती है, मतलब साइकिल को चलाते हैं हम लोग, तो साइकिल को चलाते समय जब पैडल उसमें लगा रहे हैं, बराबर कंटिन्यूसली पैडल मार रहे हैं या पैडलिंग कंटिन्यू है, पैडलिंग इज गोइंग ऑन, उस समय आगे वाले पहिए में जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन है वो पीछे की ओर होती है, और पीछे वाले पहिए में जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन है वो आगे की ओर होती है। ध्यान रखिए, एक बार फिर सुन लीजिए कि साइकिल चलाते समय पैडलिंग मारी जा रही है, पैडलिंग इज गोइंग ऑन, लगातार पैडल चला रहे हैं, उस समय आगे वाले जो पहिया है उसमें फ्रिक्शन की डायरेक्शन पीछे यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, और पीछे वाले पहिए में जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन है वो आगे की ओर होगी। जबकि अगर पैडल मारना बंद कर दिया जाता है, इफ पैडलिंग स्टॉप, साइकिल तो चल रही है लेकिन पैडल को हम लोग कंटिन्यू नहीं कर रहे, पैडल स्टॉप कर दिया, साइकिल चली जा रही है, तो दोनों पहियों में फ्रिक्शन की डायरेक्शन बैकवर्ड होगी, दोनों पहियों में फ्रिक्शन पीछे की ओर ही लगेगा। इस बात को ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। पैडल चलाते समय फ्रिक्शन आगे वाले में पीछे की ओर, पीछे वाले पहिए में आगे की ओर होगा, और जब पैडलिंग बंद कर दी जाएगी तो दोनों पहियों में फ्रिक्शन की डायरेक्शन बैकवर्ड होगी। इस बात को ध्यान रखा जाए, ठीक है। फ्रिक्शन के बड़े बहुत सारे एडवांटेज हैं, एप्लीकेशंस हैं। बेटा अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो यकीनन बोर्ड पर लिखना संभव नहीं है। अगर हम बोर्ड पर लिख पा रहे हैं, अगर हमने साइकिलिंग लिखी हुई है, तो इसका कारण फ्रिक्शन ही है। फ्रिक्शन नहीं होता तो उस बोर्ड पर लिखना संभव नहीं था। फ्रिक्शन नहीं होगा तो हमारा इस पृथ्वी पर चलना भी संभव नहीं है, यानी मोशन पॉसिबल नहीं होती। क्योंकि हम चलते हैं तो हम अर्थ को हिट करते हैं, अर्थ पे एक्शन देते हैं, तो अर्थ हमें रिएक्शन देती है, प्रतिक्रिया देती है। लेकिन ये एक्शन रिएक्शन कैसे मिलता, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो यकीनन ये एक्शन रिएक्शन प्राप्त नहीं होगी और हम लोग चल नहीं पाएंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि आप जब बर्फ में चलते हैं, अगर बर्फ की बहुत बड़ी प्लॉटिंग रखी गई है, उस बर्फ में आपको चलाया जाए तो चलना बहुत ही मुश्किल रहता है, क्योंकि वहां पर आपको रिएक्शन प्रॉपर्ली नहीं मिल रही होती, वहां प्रॉपर्ली फ्रिक्शन नहीं होता है, इसलिए बर्फ पर चलना आसान
नहीं होता। ठीक है, ये फ्रिक्शन ही है जिसकी वजह से ये कीलियां जो यहाँ पर लगा दी जाती हैं, ये देखिए यहाँ पर लगा हुआ है, इसको आसानी से चिपकाया जा सकता है फ्रिक्शन की वजह से ही। ठीक है, तो इसका ये मतलब समझ लीजिए कि इस दुनिया में, सृष्टि में 80 से 90% एग्जाम्पल है जो फ्रिक्शन पर बेस्ड है। फ्रिक्शन नहीं होता तो होल्डर में बल्ब आप नहीं सेट कर सकते थे, फ्रिक्शन नहीं होता तो कहीं ना कहीं बोलना भी संभव नहीं था। ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से ही है। ठीक है, तो तमाम एप्लीकेशन इस फ्रिक्शन के यहां पर उपलब्ध है। ठीक है, फिर आता है कि फ्रिक्शन को कम कैसे किया जाए, फ्रिक्शन को चेंज कैसे किया जाए। तो फ्रिक्शन को चेंज करने के भी कई मेथड्स हैं, रिड्यूस करने के या उसको कम करने के। एक ही बात लिख सकते हैं उस पर, रिड्यूसिंग ऑफ फ्रिक्शन, कैसे फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। तो इसके भी कई तरीके हैं। ठीक है, एक होता है पॉलिश करके, बाई पॉलिशिंग। पॉलिश तो सभी जानते हैं, पॉलिश करके, जैसे जूते में पॉलिश करी जाती है, इस तरह पॉलिश कर चिकना बनाकर सरफेस को स्मूथ करके फ्रिक्शन की वैल्यू को आप कम कर सकते हैं। दूसरा है जो बड़ी बॉडी है, जैसे कि एरोप्लेन्स हैं, रॉकेट्स हैं, इनका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रीमलाइंड बना करके, स्ट्रीमलाइंड का मतलब है धारा रेखीय आकृति बना करके फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। जो बड़े बड़े बॉडीज हैं जिनका वेलोसिटी बहुत अधिक है, जो बहुत ज्यादा वेग से चलते हैं, जैसे एरोप्लेन है या रॉकेट है, बहुत स्पीड से चलते हैं, तो इनमें एयर का फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है। उस एयर फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए इनके आगे की स्ट्रक्चर जो कोनिकल बना दिया जाता है, नैरो कर दिया जाता है। पीछे का स्ट्रक्चर चौड़ा होता है और आगे का स्ट्रक्चर इस तरह से नैरो कर दिया जाता है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर कर दिया जाता है, इस तरह का। तो नैरो स्ट्रक्चर की वजह से जो एयर का वहां पर फ्रिक्शन है वो कम हो जाता है, इसलिए स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर इनको दिया जाता है। ठीक है, एक प्रॉपर लुब्रिकेंट का प्रयोग करके, लुब्रिकेंट का मतलब है स्नेहकों का प्रयोग करके भी हम लोग फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। लुब्रिकेंट जैसे मोबियल, इंजनों में मोबियल रखते हैं, डाला जाता है ताकि उनमें फ्रिक्शन की वैल्यू कम रहे, क्योंकि एयर रहेगी तो फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा वहां पर, उससे वो नुकसान होगा, डैमेज जल्दी हो सकता है। इसलिए हम लोग तेल का, जैसे ऑयल का प्रयोग करके ऑयल का लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग करते हैं, या मोबियल है वहां पर। ठीक है, चौथी बात है यूजिंग या सेलेक्टिंग प्रॉपर मटेरियल, उचित पदार्थ का प्रयोग करके, सेलेक्टिंग प्रॉपर मटेरियल, उचित पदार्थ का प्रयोग करके भी आप फ्रिक्शन की वैल्यू को कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे रोड में जो गाड़ियां चल रही हैं उनके जो पहिए हैं, पहियों में ट्यूब या टायर लगाया जाता है, तो टायर लगाने से क्या है, रोड और टायर में फ्रिक्शन ठीक साथ हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, जिससे आसानी से मूव करता है। अदरवाइज वो स्लिप करना शुरू कर देगा अगर फ्रिक्शन कम होगा। ठीक है, इसके बाद एक और है आपका कि बॉल बियरिंग का प्रयोग करके, यूजिंग बॉल बियरिंग प्रयोग करके, बॉल बियरिंग क्या है, बॉल बियरिंग क्या करता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये। बॉल बियरिंग क्या है, मोटर में आपने देखी हुई मोटर्स हैं, मोटर में ये बेरिंग को साधारण भाषा में लोग, गंदी भाषा में बेरिंग बोल देते हैं, बॉल बेरिंग लगाई जाती है। इस तरह का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, ये एक स्पाइरल स्ट्रक्चर या एक रिंग का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर छोटे छोटे ये बियरिंग्स होते हैं, बॉल्स होते हैं, ये बॉल्स इसमें, और इन बॉल्स में ये जो है ये रोल करता है, लुढ़कता रहता है। तो बॉल बियरिंग का भी प्रयोग करते हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। बॉल बियरिंग क्या करता है, ये जो स्लिपिंग फ्रिक्शन है, स्लिपिंग फ्रिक्शन जो होता है, मतलब ये हुआ, स्लिपिंग फ्रिक्शन का मतलब है
सर्पी घर्षण, सर्पी घर्षण, इसको ये रोलिंग में कन्वर्ट करता है, रोलिंग फ्रिक्शन। सर्पी घर्षण को ये लोटनिक घर्षण में बदलता है, ये लोटनिक घर्षण है बेटा, लोटनिक घर्षण। क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है, जो लोटनिक घर्षण है, वो सर्पी घर्षण से कम होता है। इसलिए बॉल बेयरिंग की मदद से जब स्लिपिंग फ्रिक्शन को रोलिंग में बदलेंगे तो डेफिनेटली फ्रिक्शन की वैल्यू यहां पर कम हो जाती है। तो ये कुछ बेसिक तरीके हैं जिनसे हम लोग फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक बेटा है फ्रिक्शन की वजह से रुकना। कोई बॉडी है जो एक हॉरिजॉन्टली मूव कर रही किसी फ्रिक्शनफुल सरफेस में, सपोज करिए ये एक सरफेस है और यहां पर ये बॉडी है। इस बॉडी का मास बेटा m है और इस सरफेस के बीच में यहां पर जो सरफेस है, यहां इस सरफेस का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, घर्षण गुणांक है, वो म्यूएस है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यूएस है। ये बॉडी यहां पर मूव कर रही है u स्पीड से, u वेलोसिटी से चल रही है, ठीक है। तो यहां पर जो फ्रिक्शन होगा वो Fs बराबर होगा म्यूएस इंटू r या म्यूएस इंटू mg, क्योंकि r बराबर होता है mg। पहली बात ये हो गई, ठीक है। दूसरी बात बेटा, जो फोर्स होता है, अगर ये बॉडी मूव कर रही है, इस पे एक्सेलरेशन मान लो a है, अगर इसमें त्वरण a है तो नो डाउट Fs को m इंटू a भी लिखा जा सकता है। ये दूसरी बात हो गई। इन दोनों बातों से आप देखेंगे तो ma इज इक्वल टू म्यूएस mg होगा, ठीक है। mm कैंसिल हो जाएगा तो a बराबर होगा म्यूएस इंटू g, ये आपका एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। अब हमसे कहा गया है कि फ्रिक्शन की वजह से बॉडी कितनी दूरी पर रुकेगी, जाकर डिस्टेंस हमें पता करनी है। तो डिस्टेंस के लिए हम लोग यूज करेंगे गति का तीसरा समीकरण, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन क्या होता है बेटा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a। यहां पर चूंकि बॉडी रुक रही है तो उसका अंतिम वेग शून्य हो जाएगा, तो ये जीरो हो गया आपका, ये हो गया जीरो। u तो u है 2as, यहां से आप देखेंगे तो आपको a बराबर है, आपको s बराबर मिलेगा u स्क्वायर बटे 2a, और यहां पर a की वैल्यू क्या है, म्यूएस इंटू जी, तो ये हो जाएगा 2 म्यूएस इंटू जी। ये आपका आंसर आ जाएगा कि s बराबर है u स्क्वायर बटे 2 म्यूएस इंटू जी। ये इतनी डिस्टेंस पर वो बॉडी रुक जाएगी, ठीक है। तो एक बात ध्यान से इसको देख लीजिएगा। फिर अगर हमें आता है कि टाइम बताना है कि कितना टाइम लगेगा उसको रुकने में, तो टाइम के लिए फर्स्ट इक्वेशन यूज करो। फर्स्ट इक्वेशन बेटा क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन होता है v बराबर u प्लस at। तो v तो जीरो हो जाएगा जब रुकेगी बॉडी, ठीक है। तो यहां पर t बराबर आता है v अपान u अपान a, और a का मतलब है म्यूएस इंटू जी। तो इतना बेटा टाइम लगेगा, ठीक है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर कि मैं निगेटिव क्यों नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि जब ये u इधर आएगा तो माइनस का आएगा, क्योंकि बॉडी रुक रही है, उसमें मंदन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। तो जो हम लोगों को यहाँ त्वरण लेना चाहिए वो निगेटिव लेना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने पॉजिटिव लिया है, इसलिए उसमें माइनस साइन नहीं रख रहे हैं। माइनस साइन अगर आता है तो उसका यही मतलब है कि बॉडी रुक रही है, उसमें मंदन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन की वजह से ट्रेवल की गई दूरी है, डिस्टेंस है, और ये फ्रिक्शन की वजह से बॉडी को रुकने में लगा टाइम नहीं, इस डिस्टेंस को कवर करने में लगा टाइम है, ठीक है। फिर हमारे पास है अगला छोटा सा फॉर्मूला जैसा है, इसको ध्यान रखेंगे हम लोग ताकि सवाल लगा सके हम लोग। क्या है इसमें कि अगर एक मेज हमारे पास, ये सपोज करो एक मेज है हमारे पास, इस तरह का ये मेज है, ठीक है। ये हमारे पास मेज है और इसमें एक जंजीर पड़ी हुई है, ऐसे जंजीर पड़ी हुई है, ठीक है। इस जंजीर की टोटल लेंथ है
स्मॉल है, ठीक। इसका जो लटका हुआ पार्ट है वो एल डैश है, मतलब हैंगिंग पार्ट एल डैश है, ठीक है। और अगर ये मान लें कि इस जंजीर का जो मेज पर भाग है उसका मास मान लिया हमने m1 है और लटके हुए भाग का मास हमने m2 कह दिया, तो यहां पर अगर हमें फ्रिक्शन पता करना है इस जंजीर, इस चेन और मेज के बीच में, तो फ्रिक्शन यहां पर इस तरह होगा m2 बाई m1, ये हम लोगों को ध्यान रखना है। लेकिन ये संतुलन में है, यानी ये जो स्टेट आएगी ये आएगी आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन की स्टेट में। लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी यहां सीमांत घर्षण होना चाहिए, सीमांत घर्षण की अवस्था में म्यू बराबर होगा m2 बटे m1, और म्यू है फ्रिक्शन ऑफ कोएफिशिएंट बिटवीन चेन एंड टेबल, ठीक है। चेन और टेबल के मध्य का घर्षण है, घर्षण गुणांक है, और जो m2 है वो लटके हुए पार्ट का द्रव्यमान है, मास ऑफ हैंगिंग पार्ट। m1 जो है वो मेज में पड़े हुए भाग का द्रव्यमान है, m1 इज मास लाइंग ऑन द टेबल, ठीक। दूसरी बात, अगर ये कह दें हम यहां पर कि l डैश जो है वो लटके हुए पार्ट की लंबाई है और l पूरे भाग की लंबाई है, तो यहां पर जो म्यू लिखा जाएगा वो म्यू जो होगा इस रूप में होगा l डैश अपान l माइनस l डैश, इस प्रकार से म्यू को लिखा जाए, ठीक है। म्यू कैसे लिखेंगे, l डैश अपान l माइनस l डैश। l डैश क्या है, लटका हुआ भाग, हैंगिंग पार्ट फ्रॉम द टेबल, और l माइनस l डैश क्या है, जो मेज में पड़ा हुआ भाग है। देखिए ना पूरा कितना लेंथ है, l है, तो इतना कितना हुआ l माइनस l डैश, तो ये लटका हुआ भाग है और ये मेज पर पड़ा हुआ भाग है। बड़े इससे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे भी आगे चल के हम लोग, ठीक है। बेटा देखिए एक सवाल है इस पे, देखिए कि धातु के एक समरूप जंजीर किसी खुरदुरी मेज पर इस प्रकार रखी है कि एक सिरा किनारे से लटक रहा है, जब जंजीर का 1/3 भाग लटकता है। अभी हमने बताया था कि म्यू बराबर होगा लटका हुआ भाग बटे पड़ा हुआ भाग, ठीक है। इस क्वेश्चन में कहा है लटका हुआ भाग कितना है, लटका हुआ भाग है 1/3। बेटा अगर 1/3 भाग लटका है तो मेज पर कितना भाग पड़ा हुआ होगा, 2/3, यानी जो पड़ा हुआ भाग होगा l माइनस l डैश, यानी कितना होगा 2/3, क्योंकि बेटा पूरा भाग तो एक ही होगा। अगर आपको पड़ा हुआ निकालना है तो आप 1 से क्या करेंगे, 1/3 घटा देंगे तो आएगा 2/3। ये लटका हुआ भाग और ये मेज पर पड़ा हुआ भाग, दिस इज द पार्ट हैंगिंग फ्रॉम द टेबल एंड दिस इज द पार्ट विच इज लाइंग ऑन द टेबल, ठीक है। तो यहां पर आप रखेंगे तो ये 1/3 होगा, ये 2/3 होगा, तो ये आपका घर्षण गुणांक कितना आ जाएगा, 1/2 आ गया। घर्षण गुणांक का कोई ना तो मात्रक होता है ना कोई विमा होती है। दूसरा हमारा सवाल है बेटा, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है कि एक भारी जंजीर है मेज पर पड़ी है, घर्षण गुणांक 0.25। इस बार हमको क्वेश्चन में म्यू की वैल्यू दी है 0.25 दी हुई है, और हमसे कहा गया है कि वो अधिकतम लंबाई जो मेज के एक सिरे से लटकाई जा सकती है, परसेंटेज में पूछा गया है कि कितना % भाग लटकाया जा सकता है, यानी हमको l डैश कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। फॉर्मूला हमने पढ़ा था अभी अभी, म्यू बराबर पढ़ा था l डैश बटे l माइनस l डैश। अगर आप इसको सॉल्व करें और l डैश यहां से निकालेंगे तो आपको l डैश क्या मिलेगा बेटा, l डैश मिलेगा म्यू अपान म्यू प्लस 1 इंटू l, ठीक है। ये मिल जाएगा, आप हल करेंगे। अब यहां म्यू की वैल्यू रख लीजिए, तो यहां रखेंगे तो ये आएगा 0.25 और अपॉन में म्यू मतलब 0.25 और 1 ये हुआ तो हो गया 1.25 इंटू यल। बेटा डेसिमल कैंसिल कर दिए तो 25 पंचे 125 आ जाएगा, यानी
हमें आया L डैश बराबर L बटे 5, यानी L का 1/5, यही तो हुआ। इसका मतलब हुआ L का 1/5। तो अगर हम फ्रैक्शन में आंसर देना चाहते हैं तो हम ये कहेंगे कि 1/5 भाग लटक रहा है। अगर परसेंटेज में कहेंगे तो बेटा 1/5 कितना परसेंट होता है? 1/5 होता है 20%। तो चाहे आप कह दो कि 1/5 भाग लटक रहा है या आप कह दो कि 20% भाग लटक रहा है, एक ही बात है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला सवाल है, इसमें एक फिगर बनाया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? ये कह रहा है कि एक टेबल है, इस पर 2 किलोग्राम का मास रखा हुआ है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। कुछ इस तरह बना हुआ है। पिक्चर में बना देता हूं, पिक्चर आप नहीं दिखाया जाएगा। इस तरह का एक टेबल है बेटा। ठीक है, यहां पर एक मास रखा है 2 किलोग्राम का बेटा ये, और कहता है एक घिरनी के द्वारा बंधा हुआ, एक घिरनी बंधी हुई है यहां पर ऐसे करके, इस घिरनी से होता हुआ मास हैंग कर रहा है। ये बी है और ये ए मास है। ठीक है, तो कह रहा है फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट म्यू दिया है आपको 0.2। कह रहा है कि बी का मास बताइए जबकि दोनों गुटके स्थिर रहे। स्थिर रहने का मतलब है सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण तक बॉडी मूवमेंट नहीं करती है। ठीक है, तो अभी अभी हमने आपको बताया था, अगर हम ये मान लें इसका मास m2 है और इसका मास m1 है, तो हमने बताया था सीमांत घर्षण में, लिमिटिंग फ्रिक्शन में, सीमांत घर्षण की अवस्था में हम लोग लिख सकते हैं म्यू बराबर m2 बटे m1। तो बेटा हमें m2 पता करना है, तो m2 बराबर आएगा म्यू m1, और बेटा यहाँ म्यू है 0.2 और m1 है 2, तो ये आएगा 0.4 किलोग्राम। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला बेटा क्वेश्चन है, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है? तो बेटा हमने बताया हुआ है कि घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य बेटा निगेटिव ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये असंरक्षिबल है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, अगला नंबर देखिए, क्वेश्चन हमारा 5 क्या लिखा है? 2 किलोग्राम का एक गुटखा है, क्षैतिज तल पर रखा हुआ है। ठीक है, मास इसका है 2 किलोग्राम, और इसमें कहा गया है स्थैतिक घर्षण गुणांक की वैल्यू दी गई है 2.5 न्यूटन का बल लगाया गया है इस पे, फोर्स अप्लाइड है 2.5 न्यूटन का। तो घर्षण बल की गणना करिए। हमने बताया था आपको, जब भी कभी घर्षण बल निकालना है तो आप सबसे पहले वहां एफएस निकालें, सीमांत घर्षण या स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान है। इसको निकालें कैसे? म्यू एस इंटू आर करके। म्यू एस है 0.4 और आर मतलब mg, m है 2, g का मान 10। तो बेटा यह है 8 न्यूटन। हमने आपको बताया हुआ है कि यदि अप्लाइड बल, आरोपित बल घर्षण बल से, घर्षण बल के अधिकतम मान से छोटा है, ठीक है, या सीमांत घर्षण से छोटा है, तो जितना आपने बॉडी पर बल लगाया है वही घर्षण बल होगा। चूंकि यहां पर जो F है दैट इज लेस देन Fs, सो इसलिए यहां जो घर्षण बल होगा, यहां जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो 2.5 न्यूटन ही होगा। कई बार बच्चे इसमें 8 न्यूटन बताते हैं, जो गलत है। ठीक है, अगर ये इसके बराबर भी आ जाए तो आंसर ये कहेंगे, अगर ये F की वैल्यू 8 होती यहां पर, तो निश्चित रूप से हम Fs को यानी कि घर्षण बल को 8 न्यूटन बोल देते, लेकिन इससे कम है अप्लाइड फोर्स, तो जितना आपने अप्लाई किया वही उसकी वैल्यू हो। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन लिखा है कि किसी नत समतल पर एक बक्सा रखा हुआ है, एक इंक्लाइन प्लेन, उस पे एक बॉक्स रखा है। झुकाव जब 60 होता है, ठीक है, तो फिसलना शुरू कर देता। स्थैतिक घर्षण गुणांक फार्मूला पढ़ा था हम लोगों ने कि म्यूएस बराबर होता है tan थीटा। ये घर्षण गुणांक और घर्षण कोण में संबंध है। ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, घर्षण कोण है, और ये घर्षण गुणांक है। तो आपने थीटा की वैल्यू रखी 60,
ठीक है, तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, √3 का मान है 1.732, तो आपका सही जवाब है 1.73। अगला हमारा बेटा क्वेश्चन है, एक वस्तु खुरदरे तल पर 6 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती है, ठीक है। अगला हमारा जो क्वेश्चन 7 है उसमें लिखा है इसकी स्पीड कितनी दी है 6 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है और 9 मीटर दूरी तय करके रुक जाती है। ये इसकी प्रारंभिक चाल दी है, ठीक है, अंतिम चाल उसकी 0 हो जा रही, रुक रही है, और कितनी दूरी चली है 9 मीटर चली है केवल। तो कहा गया घर्षण गुणांक बताइए, हमको म्यूएस बताना है, ठीक है, क्या बताना है म्यूएस बताना है। अभी हमने एक सूत्र लिखा था इसमें आपको याद होगा, दूरी निकाली थी इसमें हमने कि कितनी दूरी पर जाकर रुकेगी, तो यस बराबर हमने लिखा था उसमें u बटे u² 2 म्यूएस इंटू जी, यस बराबर u² 2 म्यूएस इंटू जी। तो यहां से वैल्यू रखिए आप, या म्यूएस की वैल्यू निकाल लो पहले, तो म्यूएस बराबर क्या आएगा, म्यूएस बराबर आएगा ये यस इधर आ जाएगा u² 2sg आ जाएगा। u की वैल्यू बेटा कितनी है 6, तो 6 का स्क्वायर 36 हुआ, 2 ठीक है, यस का मान कितना बेटा, यस का मान 9 है और जी का मान बेटा कितना है 10 है, तो 9 चौको 36 और 2 दूनी 4, तो यहां से म्यूएस का मान आ गया 0.2, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। अगला सवाल बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या लिखा है इसमें, एक कार सड़क के अंदर 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, ये इसकी स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। इसको आप बदलिए तो 72 गुणे 5/18, 5 पे कितना होता है, हाँ 18, ठीक है। अगला सवाल है 8 नंबर बेटा, देखिए क्या लिखा है इसमें 8वें में, इसकी स्पीड दी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 72 गुणे 5/18 यानी कि 20 मीटर पर सेकंड। 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड बदलने के लिए। फिर कहा है घर्षण गुणांक यानी कि म्यूएस दिया हुआ है आपको 0.5, वो न्यूनतम दूरी क्या होगी, इस बार यस पूछा हुआ है, जब ये रुक जाएगी, ये विराम में आ जाएगी। तो बेटा सूत्र है यस बराबर u² 2 म्यूएस इंटू जी, u का मान कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर 20 इंटू 20, 2 इंटू म्यूएस है 0.5 और जी की वैल्यू 10, तो ये कट गया बेटा, ये एक जीरो और बढ़ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और 5 चौको 20, तो कितना आ जाएगा 40 मीटर, 40 मीटर चल करके वो बॉडी रुक जाएगी। 9 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि एक मास की एक गाड़ी है जो p संवेग से चल रही है, बॉडी हमारे पास है, ठीक है, इसका मोमेंटम p दिया है और इसका मास है m, तो कह रहा है कि घर्षण गुणांक म्यू हो अगर, तो विराम में आने से पहले चली गई दूरी बताओ, ठीक है। तो दूरी का तो फॉर्मूला फिर से बता दें, यस बराबर क्या होता है u² 2 म्यूएस इंटू जी, लेकिन इस बार यहां पर जो फॉर्मूला लाना है वो वेग के पदों में होगा, संवेग के पदों में, और संवेग होता है m इंटू वी। तो अगर यहां पर हम क्या करें, मास के स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दें और मास के स्क्वायर का डिवाइड कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये mu का होल स्क्वायर बन जाएगा, इसको u लिख देते हैं क्योंकि हमने यहां u माना है, mu का होल स्क्वायर p हो जाएगा, तो ये बन जाएगा p², क्योंकि mu बराबर mu इक्वल टू p हो जाएगा, ठीक है। तो p² 2m² म्यूएस इंटू जी इसका सही जवाब हो गया, ठीक है। अगला सवाल है 10 नंबर हमारा, लिखा है अभिलंब बल को दुगना कर दें तो घर्षण गुणांक पर क्या फर्क पड़ेगा। बेटा अभिलंब फोर्स यानी R को डबल करने पर घर्षण गुणांक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो Fs है वो तो R पर डिपेंड करता है, Fs R पर डिपेंड करता है, तो अगर आप
आर को बढ़ाएंगे एफएस तो बदल जाएगा, घर्षण बल तो बढ़ जाएगा, डबल हो जाता अगर दुगुना करते। लेकिन जो म्यूएस है ये केवल डिपेंड करता है नेचर पर बेटा, प्रकृति पर निर्भर करता है। जो सरफेस है कांटेक्ट में उनके नेचर पर, कैसी सरफेस, सूखी है, गीली है, चिकनी है, खुरदुरी है, किस प्रकार की सरफेस ले रहे हैं, ये केवल इस पर डिपेंड करता है। इसका संबंध ना आर से है ना कि मास से है। ठीक है, तो हमारा सही इसमें जवाब होगा ये परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है बेटा, आज का जो सेशन है हमारा समाप्त करते हैं। अगले डर पर एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, जय हिंद।